हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अभी हाल ही में हुए हमारे इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्न के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा जो सिलेक्शन हुआ था एनकम कतर के लिए हुआ था, तो वहां पे हमारा सीवी सिलेक्शन हुआ था। एंड देन आफ्टर हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा इस इंटरव्यू के दौरान मुझसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और एक एक क्वेश्चन का हम यहाँ पे आपको रिप्लाई भी देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। एंड लास्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिसके कारण कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, इसका मैंने लाइव रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन किसी कारणवश से इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं आ पाया, नहीं तो मैं आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाने वाला था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम आपको एक एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा जो इंटरव्यू हुआ था फुल इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ था, बट हम यहाँ पे आपको हिंदी में भी कहीं कहीं पे आपको रिप्लाई देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो जब हमारा कॉल आया तो हम लोगों ने जब हाय हेलो हुआ, देन आफ्टर जो हमारे एचएससी मैनेजर थे एनकम कतर के, उन्होंने सबसे पहले बोला, पंकज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से रिप्लाई दिया, हेलो सर, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Pankaj Kumar Singh. I am looking for a safety officer job. I belong to UP from India. I am 25 years old. I did my diploma in mechanical engineering from Government Polytechnic Bareilly in 2017. I did my 1 year diploma in fire and safety management in 2014. I cleared my NIVOS IGC from Greenwald Group in August 2019. I started my career in fire and safety field in August 2017 with Reliance Industries Limited and work with different fields like oil and gas refinery, building and interior projects, power plant project, maintenance and shutdown project. And now I am working in shipyard and marine project as a safety officer with Asri Shipyard, Bahrain. When I started my career at that time to till it, I have built up extensive experience, skills, and knowledge that are a strong match for the job description. I am passionate about safety. In my career, I involve in different activities like hot work, confined space, working at height, electricity work, lifting work, line break activity, scaffolding activities, etc. In additionally, my important skill and quality is a strong communication and interpersonal skills. And my finally knowledge of health and safety rules, regulations and procedures can protect your organization and your employee from the hazards and risks that are present. तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हमने रिप्लाई दिया तो उनका कहना था कि गो अहेड, दैट मीन्स और इसके आगे भी बताओ। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें मिनिमम अपने बारे में 5 मिनट तो कंटिन्यू बोलना ही चाहिए, जो हमारा इंट्रोडक्शन है उसमें, ठीक है, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर इसका इफेक्ट पड़े। ओके, तो इस प्रकार से मैंने इसका रिप्लाई दिया था। देन आफ्टर उन्होंने मेरे से जो पहला क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था, पंकज आर यू नो अबाउट एजीटी, दैट मीन्स ऑथोराइज गैस टेस्टर। देन मैंने रिप्लाई दिया, यस सर। फिर उन्होंने पूछा कि हु इज एन अथोराइज गैस टेस्टर, ये कौन होता है, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे इस प्रकार से रिप्लाई दिया, अथोराइज गैस टेस्टर इज अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर टू कैरी आउट एटमॉस्फेयर टेस्ट। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसका टेस्टिंग करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो उसको अथोराइज गैस टेस्टर बोला जाता है। द अपॉइंटमेंट person must have attend a training course or must be trained on safe working in confined space by any recognized institute। जो हमारा जो अपॉइंटमेंट जो पर्सन होगा, ठीक है, उसके पास ट्रेनिंग होना चाहिए, जो भी वो कन्फाइंड स्पेस के बारे में कैसे सेफली काम करते हैं इसके बारे में उसके पास जानकारी होना चाहिए। और ये जानकारी उसको किसी न किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से रिप्लाई देने के बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथोराइज गैस टेस्टर। फिर मैंने रिप्लाई दिया, एन ऑथोराइज गैस टेस्टर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द इनिशियल टेस्टिंग एंड कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन कन्फाइंड स्पेस। गैस टेस्टर की जिम्मेदारी होती है कि कन्फाइंड स्पेस के एटमॉस्फेयर की जांच करे और कॉन्टिन्यूस उसका मॉनिटरिंग करे, ठीक है। अंडरस्टैंड द hazardous गैसेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी गैस टेस्टिंग किया है उसमें कौन कौन सा hazardous गैसेज हैं उसका आइडेंटिफाई करना होता है, और उनकी क्राइटेरिया जो भी होती है इसके बारे में उसको पता लगाना होता है। करेक्टली कंप्लीट अ गैस टेस्टिंग एट वर्क प्लेस। उसको सही तरीके से वर्क प्लेस पे गैस टेस्टिंग करना उसकी जिम्मेदारी होती है। एग्जीक्यूट गैस टेस्टिंग प्रोसीजर। जो भी गैस टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करना होता है। इंस्पेक्ट एंड ऑपरेट गैस डिटेक्टर इक्विपमेंट।
यानी कि जो भी गैस टेस्टिंग होता है, जो उसका इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, उसका इंस्पेक्शन करना होता है और उसके द्वारा उसको गैस टेस्टिंग करने हैं तो उसका यूज करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू फेस किया है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, जिस क्षेत्र के बारे में आप जो रिप्लाई दे रहे हैं ना, उसी से रिलेटेड आपको जो इंटरव्यूअर होता है ना, मोस्टली क्वेश्चन उसी क्षेत्र में पूछता है। तो जब भी आपको जब कोई भी टॉपिक एक इंटरव्यूअर आपका पकड़ता है ना, तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है ना, तो पहले ही आई एम सॉरी बोल देने का, ठीक है। नहीं तो आपको उसके बारे में पूछेगा, फिर आप क्या करेंगे, उसको घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपका ऑटोमेटिक ही वो आपको रिजेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब मैंने इसका रिप्लाई दिया एजीटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट गैसेज डज ए गैस मॉनिटर डिटेक्ट, जो गैस मॉनिटर होता है उसमें कौन कौन से गैसेस डिटेक्ट करती हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे ये बताया, इन गैस मॉनिटर 4 टाइप्स ऑफ गैसेज डिटेक्ट, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एंड मेथेन CH4। तो फिर यहीं पे उन्होंने एक और क्वेश्चन कर दिया कि वाई CH4 इज मैंसन देयर, दैट मीन्स मेथेन को यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो देन एक्चुअली होता क्या है कि जो मेथेन गैस होता है ना, इसी से हम एलियल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने वहाँ पे रिप्लाई दिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस CH4 we can identify the allele, that means when this value is shown in our gas monitor we can know this value as a allele, ठीक है। यानी कि जो इसका वैल्यू शो करता है आपका गैस मॉनिटर में, इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस वर्क प्लेस पे कितना एलईएल है, ठीक है। जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया तो सडनली उन्होंने पूछा व्हाट इज एलईएल मिस्टर पंकज। तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई दिया कि सर एल स्टैंड फॉर लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, दैट मीन्स द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एनी गैस और वेपर इन द एयर विच कैन प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ फायर इन द प्रेजेंस ऑफ इग्निशन सोर्स। यानी कि एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है किसी गैस या वेपर का वायु में, जिसमें कि अगर हम इग्निशन सोर्स का उपयोग करते हैं या फिर कहीं से इग्निशन सोर्स उसको मिलता है, तो वो क्या कर सकता है, फ्लैश ऑफ फायर को प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर उन्होंने इसके बाद मुझसे पूछा कि आर यू नो अबाउट फ्लेमेबल रेंज। तो मैंने रिप्लाई दिया, यस सर, द रेंज बिटवीन एलईएल एंड यूवीएल इज नो एज फ्लेमेबल रेंज। तो जब मैंने ये रिप्लाई दिया तो उन्होंने बोला ओके गुड। फिर उन्होंने पूछा कि अब हम हॉट वर्क के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने फिर बोला कि टेल मी अबाउट हॉट वर्क प्रिकॉशन। तो मैंने हॉट वर्क प्रिकॉशन के बारे में वहाँ पे बताया था, लेकिन ज़्यादा रिप्लाई नहीं दिया था, अबाउट 7-8 स्टेप्स ही बताए थे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ हॉट वर्क प्रिकॉशन के बारे में। और इसी क्वेश्चन में मुझसे एक गलती भी हुई थी, जिसका रिप्लाई मैं आपको लास्ट में दूंगा, ठीक है। तो देखिए जो हॉट वर्क के प्रिकॉशंस होते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हॉट वर्क को करने के लिए वर्क परमिट सिस्टम को तैयार किया जाना चाहिए और इसके नियमों का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, हॉट वर्क को केवल ट्रेंड पर्सन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, यह सुनिश्चित करे कि कार्य क्षेत्र कंब्यूस्टेबल और फ्लेमेबल मटेरियल से मुक्त हो, अर्थात कि जहाँ पे भी कार्य चल रहा हो उस स्थान में कोई भी फ्लेमेबल और कंब्यूस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क प्लेस पे फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, हॉट वर्क एक्टिविटी के दौरान फायर वॉचर अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, हॉट वर्क के दौरान फायर ब्लैंकेट का उपयोग किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो स्पार्क है वो 100% कवर हो रहा हो। नेक्स्ट, उपयुक्त पीपी का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कि लेदर हैंड ग्लव्स हो गया, वेल्डिंग हेलमेट हो गया, फेस शील्ड हो गया, फायर रेजिस्टेंस कवर ऑल हो गया, तो इन सब का प्रयोग किया जाना चाहिए। काम के दौरान वर्क प्लेस पे प्रॉपर सुपरविजन उपलब्ध होना चाहिए। नेक्स्ट, ईएलसीबी का प्रयोग किया जाना चाहिए और अर्थिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वेल्डिंग एक्टिविटी के दौरान हेल्पर को भी वेल्डिंग हेलमेट पहनना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन में गार्ड लगा होना चाहिए। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग ऑपरेशन के दौरान हियरिंग प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम मशीन के आरपीएम से अधिक होना चाहिए, यानी कि जो हम ग्राइंडिंग का व्हील यूज करते हैं उसका जो आरपीएम होता है राउंड पर मिनट, वो मशीन के आरपीएम से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट, डबल आई प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, वर्क एरिया क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए। यदि हॉट वर्क किसी कंजस्टेड एरिया में या फिर कन्फाइंड स्पेस में किया जाना हो तो उसका गैस टेस्टिंग किया जाना चाहिए। जब हम हॉट वर्क के प्रिकॉशन के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने मेरे को बीच में ही रोका था और उन्होंने वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछा था, इफ़ यू हैव टू वर्क इन अ पाइपलाइन व्हाट प्रिकॉशन यू विल डू इन योर फर्स्ट स्टेप बिफोर स्टार्ट द वर्क। तो यानी कि आपको अगर पाइपलाइन के साथ कार्य करने का है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा अपने कार्य को स्टार्ट करने से पहले।
तो इसके लिए मैंने बहुत सारे रिप्लाई दिया था, ठीक है। तो मैंने उनको सबसे पहले बोला था परमिट अपने को चाहिए, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने इससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कई चांस मेरे को दिया, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका रिप्लाई आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा जो इसका दोनों का आंसर सेम है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को भी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देन आफ्टर लास्ट में हम सारे क्वेश्चन का आपको रिप्लाई देंगे। After this question, they again asked with me, if you have to work with electricity, what precaution you will be taken. When I am replying this question, again I am missing a main point that is very important for electricity. I will tell you after this answer, but again I am reminding you That because of this point I failed my interview, but don't worry, I am replying you regarding electrical safety too much points you have to note down. That is a very important point for us, and finally I will tell you in the last what is the main topic. Okay, so let's start. first, work permit to be taken before start the work with authorized person. Authorized person से कार्य स्टार्ट करने से पहले परमिट लेना चाहिए. लोटो सिस्टम टू बी यूज्ड. लोटो सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए. ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स. सारे विद्युत उपकरणों को एज पर इलेक्ट्रिकल रूल्स के हिसाब से इंस्टॉल किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी अलाउड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु केवल ट्रेंड पर्सन को ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए. ऑल द मैंडेटरी पीपीई मस्ट बी यूज बिफोर स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिकल कार्य को स्टार्ट करने से पहले अनिवार्य सुरक्षा के सभी उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए. इक्विपमेंट शुड बी अर्थड प्रॉपरली. जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अच्छे तरीके से अर्थिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, टेम्पोररी इलेक्ट्रिक लाइन्स शुड बी लेड एटलीस्ट एबव 1 मैन हाइट. मतलब जो भी आपका टेम्पोररी इलेक्ट्रिक लाइन्स है उसको 1 मैन हाइट दैट मीन्स 1.8 मीटर के ऊपर से लिया जाना चाहिए. केबल शुड बी कम्प्लीटली इंसुलेटेड. जो भी आपका इलेक्ट्रिक का केबल्स है उसको अच्छे तरीके से मतलब पूरा इंसुलेट होना चाहिए. नेक्स्ट, केबल शुड नॉट हैव एनी टेम्पोररी ज्वाइंट. केबल्स में किसी भी प्रकार का टेम्पोररी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए. ओके. गुड हाउसकीपिंग टू बी मेंटेन एट वर्क प्लेस. कार्यस्थल पे अच्छी तरीके से साफ सफाई मेंटेन करके रखनी चाहिए. फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू बी केप्ट नियर बाई. आग से सुरक्षा हेतु उपकरणों को कार्यस्थल के नज़दीक में रखना चाहिए. यूज रबर हैंड ग्लव्स एंड रबर बूट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क. इलेक्ट्रिक कार्य करने हेतु हमेशा रबर बूट और रबर हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए. यूज गुड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वायर. अच्छे प्रकार के और स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के जो भी आपका वायर्स है उसका उपयोग करना चाहिए. पावर आइसोलेशन क्लोज टू द जॉब. डैट मीन्स जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से बिजली उपकरणों को अपने से दूर ही रखें. जो पावर सोर्स है उसको अपने से दूर ही रखने का है. यूज 3 पिन प्लग इंस्टेड ऑफ लूज वायर. अर्थात लूज वायर के बजाय 3 पिन प्लग का उपयोग करें. नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी भी गीले हाथों से ऑपरेट न करें. नेवर स्टैंड वेट सरफेस वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट. कभी भी गीले सतह पे खड़े न हो जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कार्य कर रहे हों. डू नॉट वर्क ऑन एनी लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. किसी भी इलेक्ट्रिकल के लाइव लाइन पर कार्य न करें. ईएलसीबी और आरसीसीबी मस्ट बी यूज. ईएलसीबी और आरसीसीबी का अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए. प्रॉपर सेफ्टी साइन टू बी प्लेस्ड एट वर्क प्लेस. कार्यस्थल पर उचित सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए. तो ये प्रिकॉशन है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, लेकिन हमने जो पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था जब हमको पाइपलाइन पे कार्य करना है तो फर्स्ट स्टेप अपने को क्या करना चाहिए, और जब हमको इलेक्ट्रिकल वर्क करना हो तो इसमें भी हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए. इन दोनों का जो क्वेश्चन का जो रिप्लाई है मैंने उनसे ही पूछा था, क्योंकि वो हमारे इस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं हुए थे, ठीक है. तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले अपने को आइसोलेशन करना होता है जो भी पार्ट है, ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी में भी जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कार्य करना है तो सबसे पहले इसका आइसोलेशन करके यहाँ पे लोटो का यूज किया जाता है. जबकि अगर हमको किसी भी पाइपलाइन पे अगर हॉट वर्क करना है तो सबसे पहले हमको ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारा लाइन है वो आइसोलेटेड है कि नहीं, ठीक है, और वहाँ पे वाल्व लगा है कि नहीं, वो क्लोज है कि नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना होता है, ठीक है. तो ये हमारा मेन पॉइंट था हमारे फेलर होने का, ठीक है. खैर कोई बात नहीं, इससे क्या होता है कि एक नई सीख मिलती है. तो जब हमारा ये आंसर फिनिश हुआ तो हमारी वार्तालाप हुई. देन आफ्टर उन्होंने मेरे को एक और चांस दिया
और एक्चुअली एक और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि आर यू नो अबाउट लिफ्टिंग एक्टिविटी, तो मैंने रिप्लाई दिया था यस आई नो। फिर उन्होंने देन आफ्टर मुझसे पूछा था हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, तो आई रिप्लाइड देयर लिफ्टिंग 3 टाइप्स एंड देयर इज सिंपल लिफ्टिंग, हैवी लिफ्टिंग एंड क्रिटिकल लिफ्टिंग। ओके, then again they asked me कि what do you mean by critical lifting, then here I replied to them when the load is above 80% of the crane capacity is known as critical lifting। जो क्रेन होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है यदि हम उसका 80% अगर हम मटेरियल को उठा रहे हैं तो वो क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। लिफ्टिंग नियर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स इज आल्सो नो एज क्रिटिकल लिफ्टिंग। यदि ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइन्स के नीचे में अगर हम कार्य कर रहे हैं या फिर उसके नज़दीक में कार्य कर रहे हैं तो ये क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। टेंडम लिफ्टिंग इज आल्सो कॉल्ड क्रिटिकल लिफ्टिंग। जो टेंडम लिफ्टिंग होता है यानी कि 2 क्रेन को एक साथ यूज करके किसी एक मटेरियल को उठाया जाता है तो इसको टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं, ये भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। या फिर लिफ्टिंग ओवर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इज आल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल लिफ्टिंग। अगर कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है, ठीक है, उसके ऊपर अगर हम अपने क्रेन को पार्क करते हुए अगर किसी मटेरियल को हम उठा रहे हैं तो ये भी क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है। तो क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हाई रिस्क जोन है, ठीक है, तो ऐसे एक्टिविटी को क्रिटिकल लिफ्टिंग कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से मैंने इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इंटरव्यू का सेशन समाप्त हुआ था यहाँ पे, और ये जो हमारा इंटरव्यू था अबाउट 15 मिनट्स तक चला था, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें हुई थी, उन्होंने भी मेरे को बहुत सारी बातें बताई थी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे फेलियर से आपको भी बहुत सारे लर्निंग मिले होंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।